महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 45 लाख करोड़ रुपए के व्यय को अधिकृत करने वाली अनुदान मांगों को हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक विश्व टीबी शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 1780 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बेंगलुरु में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से किसानों के दावों के वितरण के लिए डिजिक्लेम की शुरुआत की। खेलों में भारत ने असम के तामुलपुर में एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों वर्ग में खिताब जीते और भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। लोकसभा ने आज हंगामे के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 45 लाख करोड़ रुपए के व्यय को अधिकृत करने वाली अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया। शाम 6 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने बिना चर्चा के पारित करने के लिए आवेदन किया, जिसके बाद बकाया अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सदन ने अनुदान और विनियोग विधेयक 2023 की मांग पारित की और सरकार को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए संचित निधि से धन निकालने के साथ साथ कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिकृत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संचित निधि से निर्दिष्ट राशि के प्राधिकरण के लिए विनियोग विधेयक पेश किया। विधेयक को विपक्षी सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को खारिज करने के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर बाद 2 बजे सदन की बैठक हुई। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। देश में वर्ष 2017 से 2021 तक वन क्षेत्र में 5,500 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि देश की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कुछ राज्यों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में इसमें गिरावट आई है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने मणिपुर के इम्फाल में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि ये देश में अपनी तरह का पहला विशेष विश्वविद्यालय है। गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर वर्ष 2019 में की गई टिप्पणी के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिया है। कांग्रेस नेता ने लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोल्लार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अदालत ने उन्हें 2 वर्ष जेल की सजा भी सुनाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सूरत की अदालत के आज के फैसले को एक सीख के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि शब्द हथियारों से ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। मीडिया एजेंसी से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि इस घटना से सभी को सीखना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से बोलते समय सीमा पार न हो। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है, और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे।
एक विश्व टीबी सम्मेलन को संबोधित करने के अलावा प्रधानमंत्री 1,780 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक पैसेंजर रोपवे का शिलान्यास करेंगे। तीर्थयात्रियों के लिए ये अनूठी सुविधा होगी। बोलीविया और मैक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश होगा जहां इस प्रकार का रोपवे सार्वजनिक परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 645 करोड़ रुपए होगी और रोपवे लगभग 4.25 किलोमीटर लंबा होगा। ये रोपवे वाराणसी कैंट स्टेशन से शुरू होगा और पूरे सफर के दौरान कैंट, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, चर्च और गोदौलिया सहित कुल 5 स्टेशन पड़ेंगे। रोपवे के बन जाने के बाद बनारस की भीड़-भाड़ से बचते हुए श्रद्धालु सीधे रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच सकेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह कल बेंगलुरु में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान समुद्री मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के तरीकों और इसके तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने की नीति अपनाने जैसे पहलुओं पर जोर दिया जाएगा। राज्य और केंद्रीय ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के अन्य पहलुओं पर बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दावा वितरण के लिए डिजी क्लेम की शुरुआत की। इसी के साथ 6 राज्यों के बीमाकृत किसानों को 1,260 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा दावों का भुगतान किया गया है। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा के किसान शामिल हैं। श्री तोमर ने कहा कि बीमाकृत किसानों को अब तक 1,32,000 करोड़ रुपए की दावा राशि का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार उन राज्यों के संपर्क में है जो इस योजना से बाहर हो गए हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी सतत वित्त कार्य समूह की बैठक राजस्थान के उदयपुर में संपन्न हुई। बैठक में कार्य योजना पर अधिक विस्तार से चर्चा की गई। इसमें 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे जलवायु वित्त के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए तंत्र, सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त का प्रबंध और सतत विकास की दिशा में वित्त पोषण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का क्षमता निर्माण शामिल है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है भारत में पर्यटन। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। बात चाहे प्राकृतिक खूबसूरती की हो या फिर सांस्कृतिक विरासत की, विविधताओं से भरा है अपना देश। देश के हर कोने में आस्था और श्रद्धा के केंद्र फैले हैं। ऐतिहासिक महलों, सांस्कृतिक रचनाओं और वास्तुकला के अद्भुत नमूनों से भी भरा है ये देश। ऐसे में देश में खूब सैलानी आने चाहिए, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक लुभाने का रिकॉर्ड फ्रांस के नाम है। सैलानी चाहे देशी हो या विदेशी, उसका हर कदम अर्थव्यवस्था को नई गति देता है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने 27 मार्च 2016 को दिए संदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। टूरिज्म के द्वारा बहुत रोजगार की संभावना है। विश्व की तुलना में भारत टूरिज्म में भी बहुत पीछे है, लेकिन हम 125 करोड़ देशवासी हम तय करें कि हमें अपने टूरिज्म को बल देना है तो हम दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं। विश्व के टूरिज्म के एक बहुत बड़े हिस्से को हम हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं और हमारे देश के
करोड़ों करोड़ों नौजवानों को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप के महिला और पुरुष वर्ग के दोनों खिताब अपने नाम किए हैं। महिला वर्ग में भारत ने नेपाल को 1 पारी और 33 अंक से हराया। वहीं पुरुष वर्ग में भी भारत ने नेपाल को पारी और 6 अंक से हराकर खिताब अपने नाम किया। चैंपियनशिप में भारत दोनों वर्गों में अजेय रहा है। प्रतियोगिता में 9 देशों ने भाग लिया। असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी और मंत्री यूजी ब्रह्मा ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। भोपाल में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप चैंपियनशिप के दूसरे दिन आज भारत ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। चीन ने आज 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत के वरुण तोमर और रिदम सांगवान ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इससे पहले इसी स्पर्धा में विश्व चैंपियन रुद्राक्ष पाटिल और राजू नर्मदा नितिन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 3 पदक हासिल किए हैं। 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदकों के साथ चीन पदक तालिका में शीर्ष पर है। प्रतियोगिता में कल 10 मीटर एयर राइफल पुरुष और महिला वर्ग का फाइनल होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज झारखंड में 13,200 करोड़ रुपए मूल्य वाली 31 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में वाराणसी रांची आर्थिक गलियारा, जमशेदपुर में डबल डेकर एलिवेटेड सड़क परियोजना और बोकारो जैना मोरेगोला और मांझी एक्सप्रेसवे शामिल हैं। श्री गडकरी 1 दिन के झारखंड दौरे पर थे। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की 2 अलग-अलग अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। 2,800 करोड़ रुपए से अधिक का पहला अनुबंध मध्यम शक्ति वाले रडार अरुधरा की आपूर्ति का है। लगभग 950 करोड़ रुपए का दूसरा अनुबंध 129 DR-118 रडार चेतावनी से संबंधित है। ये अनुबंध रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान, ओडिशा, दिल्ली और बिहार में नए पार्टी प्रमुखों की नियुक्ति की है। सीपी जोशी को राजस्थान में पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मनमोहन सामल ओडिशा में पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। दिल्ली में पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी को बिहार राज्य इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 289 अंक घटकर 57,925 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 75 अंक घटकर 17,077 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 40 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटकर $76.53 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 45 लाख करोड़ रुपए के व्यय को अधिकृत करने वाली अनुदान मांगों को हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक विश्व टीबी शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 1,780 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल बेंगलुरु में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से किसानों के दावों के वितरण के लिए डिजिक्लेम की शुरुआत की। और खेलों में भारत ने असम के तामुलपुर में एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों वर्ग में खिताब जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। महज
महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया